हाँ जी, नमस्कार। सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी, पूछिए। जो श्रीम लिखना था, वो श्रीम को आपने जैसे बताया था से अगर वो करते हैं तो उसको एनर्जी ज़्यादा थी। तो लिखते वक्त श्री वाला श करके वो श वाला यूज़ करके लिख सकते हैं। नहीं समझा मैं, कैसे कह रहे हैं आप? श्रीम का जो श्री लिख रहे थे ना, हम्म। उससे ज़्यादा आपने जो बताया था पीपीटी में, वो श वाला जो यूज़ करते थे। नॉर्मली ऐसे करके अंदर जो आता है ना, प वाली को श करते हैं, वैसे इसमें श्रीम श्रीम ये श्रीम जो है, जो हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं उनमें लिखा हुआ है शहद वाला श प्लस रा इज इक्वल टू श्रीम बनता है। Whereas जब मैंने इसको देखा तो मुझे पता चला कि षटकोण वाला श प्लस रा से श्रीम बनता है। जी। ठीक है। राइट। क्लियर है? यस अब सर। उसका रीजन मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले मतलब ये जो आपने स्क्रीनशॉट देखा था, इस वाइट स्क्रीन में हमने जो है शिव लिखा और शहद वाला शिव लिखा। ठीक है। शक्ति लिखा और शक्ति लिखा। ठीक। अब इनमें दोनों में देखिए एनर्जी किस में ज्यादा है। नीचे वाले में somehow। शक्ति जो है नीचे वाला, जी। और ऊपर जो शिव है उसमें किस में एनर्जी ज्यादा है? वो नहीं चेक करें। षटकोण वाले में। राइट। अब देखिए मैं आपके सामने दो मंत्र लिख रहा हूं। ओम ओम नमः शिवाय। और दूसरा मंत्र है नमः शिवाय। इन दोनों में देखिए किस में ज्यादा एनर्जी है।
नीचे वाले में। नीचे वाले में। अब आप मेरा पर्पस समझे कि जो जो अल्फाबेट है, उस अल्फाबेट की चॉइस से, उसके बनने वाले कॉम्बिनेशन से जो डिफरेंस आ रहा है, दैट इज ए मार्क डिफरेंस। क्या डिफरेंस है ये श और श में, षटकोण और नॉर्मल वाले में? जो शक्ति जो लिखा था मैंने, शहद वाले श से जब शक्ति लिखते हैं, उसका मतलब होता है आउटर स्ट्रेंथ। अच्छा। और जो क्षत्रिय वाला क्ष से जो शक्ति लिखा गया था, उसका मतलब था इनर स्ट्रेंथ। अच्छा। ठीक है। जो षटकोण का शा है, उसमें शहद और षटकोण के शा में जो डिफरेंस है वो ये है, षटकोण का श जो है दैट रिप्रेजेंट्स अननोन, और शहद वाला श जो है वो नोन डोमेन। षटकोण के शा से जो हम बॉडी पार्ट्स देख रहे थे, उसमें षटकोण के शा से वीर्य लिखा हुआ था। ठीक है, वीर्य कहते हैं स्पर्म या सीमन के तौर पे। मतलब हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, वो जो कुछ भी खा ले, उससे लिविंग मटेरियल नहीं पैदा होता कहीं भी। लेकिन जो हमारा ये अपना सीमन जो होता है, उसके अंदर वो लिविंग मटेरियल होता है विच डज द रिप्रोडक्शन। तो वो रिप्रोडक्शन की पावर कहाँ से आई? जब आपने कंज्यूम सारा का सारा नॉन लिविंग करा था, तो हाउ दैट लिविंग मटेरियल गॉट क्रिएटेड? तो दैट लिविंग मटेरियल इज बिकॉज ऑफ द डिवाइन अननोन। तो षटकोण का श जो है दैट रिप्रेजेंट्स अननोन। और जब हम उस ईश्वर को ये कहते हैं कि ये अननोन है, तो हम उसको एक ड्यू रिस्पेक्ट देते हैं। अदरवाइज कैसे होगा? आपको अरे पता तो यार, राम कौन है? दशरथ का बेटा। कृष्ण पता तो है ही, वासुदेव का बेटा। तो आप जो है एक व्यक्ति को उसके बाप दादा और इन सब के हिसाब से जब बोलते हैं, उसका मतलब ये होता है कि आप उस डिवाइन अननोन एलिमेंट को नहीं जानते। क्योंकि जब आप किसी को जान जाते हैं, यू स्टार्ट डिसरिस्पेक्टिंग इट। फॉर एग्जाम्पल, यू स्टार्ट डिसरिस्पेक्टिंग योर बॉडी, you start disrespecting your mind, because you know that is your body, that is your mind. अगर यही चीज आप एक इंसेक्ट या एक काऊ से पूछिए कि डू यू रिस्पेक्ट द ह्यूमन बॉडी, तो वो कहेगी मुझसे पूछो, हर समय मेरे शरीर पे मक्खियां बैठती रहती है, मैं अपनी पूंछ से उड़ाती रहती हूँ, आपको थोड़ी पता है मेरा पेन क्या है? या जब मैं पॉटी करती हूँ तो सारा गोबर जो दाएं बाएं चिपक जाता है, जिसके ऊपर कीड़े होते हैं, तो आपको पता है कि मेरे को कितना पेन होता है? या किसी डॉग से आप पूछिए तो वो कहेगा कि चलते चलते जो है वो इतनी तेजी से चलना पड़ता है हमेशा पीठ के बल, तो आपको मेरा पेन क्या पता कि पेन किसे कहते हैं? सो लाइकवाइज व्हेन यू लुक एट डिफरेंट अदर बॉडीज, यू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर बॉडी, बट वो रियलाइजेशन हमारे को कभी आता ही नहीं है। दैट्स व्हाई वी डंप ऑल काइंड ऑफ नेगेटिव थॉट्स इनटू आवरसेल्फ, and that is why we are not able to get something which we deserve. हमारी डिजर्विंग बहुत ऊपर है, बट क्योंकि हम खुद ही अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते, तो ऑब्वियसली बाकी कोई और क्यों करेगा? आप मेरे गुरुजी का फोटो देखो, ठीक है, ये 100 साल के व्यक्ति का फोटो है। ये रोज सुबह 3:30 बजे उठते थे। 3:30 बजे उठने के बाद ये नहाते धोते थे, फिर एक्सरसाइज करते थे, फिर योगा करते थे, फिर उसके बाद जो है 6:30-7 बजे करीब नहाने धोने के बाद में, फ्रेश होने के बाद ये फिर अपना श्रृंगार करते थे। तो अपने माथे पे बिंदी लगाते थे, तिलक लगाते थे, मतलब सर में तेल लगाते थे, सुंदर वो चंदन का सा इत्र था वो लगाते थे अपने। तो ऐसे करके ये अपना श्रृंगार करते थे। जैसे कोई भगवान के मंदिर में भगवान का श्रृंगार करता है, ऐसे वो पूरी देर बैठ के आधा घंटा 40 मिनट केवल अपना श्रृंगार करते थे। और फिर उसके बाद वो किसी और के सामने जाते थे। अब आप सोचो अपने बारे में, आपको किसी के फंक्शन में जब तक ना जाना हो या कोई घर पे आने वाला ना हो, आप किस तरह से अपना ड्रेसिंग करते हो? कभी आप सोचते भी नहीं कि ये मेरा अपना शरीर है, वो कोई दूसरा देखेगा, अदरवाइज तो वो सब वैसे ही चलता है। इट
इट अप्लाइज टू एवरीबडी, वो मेरे ऊपर भी जितना लागू होता है उतना ऊपर। बट मैं कह रहा हूँ कि मैंने एक एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑलरेडी देखा है, तो वो देखने से पता चलता है कि वो कैसे इस पूरी बात को जो है, और इनको तकरीबन 2-3 बार कार्डियक अरेस्ट हुए थे, 2-3 बार इनको कैंसर हुआ था। इन्होंने आयुर्वेदिक दवाई देके अपने आप को 2-4-6 महीने में ठीक कर लिया। तो व्हाट आई रियलाइज कि बीमारी आना एक पार्ट है, अपने आप को जो रिस्पेक्ट देनी है वो एक बिल्कुल अलग पार्ट है। तो हमारी रिस्पेक्ट तब होगी जब हम अपनी रिस्पेक्ट करेंगे। हमारा अट्रैक्शन तब बनेगा जब हम खुद अपने अट्रैक्शन को स्वीकार करेंगे। मैं मेरी बात समझा पाया? क्योंकि जब भी हमारे को कोई भी मेंटल स्ट्रेस होगा बिकॉज ऑफ एनीबॉडी, हम कभी ये नहीं सोचते कि स्ट्रेस हम दे किसको रहे हैं, दे तो अपने ही शरीर को रहे हैं ना। तो कोई भी व्यक्ति दुनिया का इतना इंपॉर्टेंट कैसे हो सकता है कि जिसके लिए हम अपने आप को स्ट्रेस दें? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? आपका अपना ही बॉडी स्पेशल है ना, आपका अपना ही माइंड स्पेशल है। हाउ कैन यू इवन थिंक ऑफ पॉल्यूटिंग इट? और क्योंकि हम इस बात का कभी ध्यान नहीं रखते, तो ये सारी होती है। अब इसका स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखता हूँ। मैं जब मेरे गुरुजी को देखता था तो उसमें वो क्या होता था, मतलब वो किसी भी व्यक्ति की बात बहुत ध्यान से सुनते थे, और उनका जो कमरा था उसके ठीक ऑपोजिट, जैसे ही दरवाजा खोलते थे मतलब उनके कमरे के बाहर ही आश्रम का मंदिर था, तो भगवान के सीधे दर्शन होते थे वहां पे। तो जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने ईश्वर का मंदिर था। तो भगवान के सामने बिना तैयार हुए कैसे जाए? जैसे एक सर्वेंट जो होता है वो मालिक के सामने जब जाता है तो वो कैसे जाता है? बिल्कुल रेडी होके जाता है ना। वो ऐसा तो है नहीं कि मुंह पे, मतलब बिना नहाए धोए ऐसे ही पहुंच गया, नहीं। तो वो जो है वो दास भाव से जो है ईश्वर के सामने उपस्थित होते थे कि अर्लीस्ट पॉसिबल सुबह 3:30 बजे वो उठते थे, क्योंकि दास को पहले उठना चाहिए, मालिक को बाद में उठना चाहिए। तो भगवान की आरती बाद में होती थी, पहले वो खुद उठते थे। तो वो खुद उठने के बाद फिर अपने शरीर को बिल्कुल परफेक्ट तरह से तैयार करते थे। क्यों? क्योंकि दास जो है उसको मालिक की सेवा करनी है, तो उसको हर समय परफेक्ट होना चाहिए, ताकि किसी भी समय जो है उसको आवाज मारी जाए उठ जाए। दास को जो है वो मालिक को सोने के भेजने के बाद तुरंत जो है सो जाना चाहिए। तो वो जो है रात को 9:30 पौने 10 बजे भोजन करने के बाद लेट जाते थे, और अपने आसपास जो भी उनके शिष्य वगैरह होते थे उन्हें बिठाते थे, वो उनके पैर दबाते थे, पैर दबाते दबाते उन्हें वो कुछ बातें बताते रहते थे और फिर सो जाते थे। सो ऑन दी सेम लाइंस, जब मैंने देखा कि चाहे अपनी रिस्पेक्ट हो चाहे ईश्वर की रिस्पेक्ट हो, वो दोनों जगह कंप्लीट थे। अब आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स को वापस रिवाइंड करिए, और रिवाइंड करके अपनी एक एक प्रॉब्लम को एड्रेस करिए। कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम आपकी अपनी है, आप किसी और से परेशान है, इसलिए आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। तो जब भी हमारी कोई भी प्रॉब्लम कहीं से भी जुड़ी होगी, वो कहीं ना कहीं हम उसके लिए सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी अपनी होगी। इट इज नेवर अ सर्कमस्टांस और अ पर्सन हु कैन हार्म यू, इट इज ओनली यू हु हार्म हिमसेल्फ। अपनी कोई सी भी परेशानी आप लेकर बोलेंगे तो उसमें परेशानी के लिए अपने आप को स्ट्रेस करना इज नॉट अ लॉजिकल अप्रोच। मैं मेरी बात समझा पाया? इट इज जस्ट अ फूड फॉर थॉट, नथिंग मच टू प्रीच फॉर। इट इज उनका एक बिहेवियर पैटर्न देखा था मैंने बड़े करीब से, मतलब आप उनका बिल्कुल एक वो HMT वाली स्थिति थी, मतलब आप टाइम मिला लीजिए कि अच्छा 12 बज गए तो गुरुजी भोजन ही कर रहे होंगे, 2 बज गए तो सो ही रहे होंगे, 4 बज गए तो अखबार पढ़ रहे होंगे। मतलब एक बिहेवियर पैटर्न जो है बिल्कुल फिक्स था। 6 बज गए तो वॉक कर रहे होंगे। सो कम वॉट में, मतलब अगर वो अपने आश्रम या कहीं भी जाते हैं तो भी मतलब वो बिहेवियर पैटर्न रिमेन्स द सेम। सो दिस इज व्हाट माय ऑब्जर्वेंस इन द एंटायर सिस्टम, कि एक डिसिप्लिन लाइफ जो है उसको लीड करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट।
ठीक है ना, तो चलिए फिर अब शुरू करते हैं। आज ही डॉक्टर टपारिया नहीं आ रहे? गौतम जी जरा पूछिए एक दफे। कल भी वो लेट आए थे 15 मिनट के करीब। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। तो डे 1 और डे 2 के क्वेरीज। सर तो जैसे मेरे अभी लोअर एब्डोमेन में पेन हो रहा है, तो उसमें कौन सा मेरे को वो मंत्रा पिक करना पड़ेगा फ्रॉम द बॉडी? लोअर एब्डोमेन पेट हो गया ना। हाँ जी। पेट को आप बोलेंगे वम बीज। वम। हाँ, श्रीम वम श्रीम, श्रीम वम श्रीम। अपना राइट हैंड रखिए अपने पेट के ऊपर और अपनी सोल सीट पर दोनों कानों के बीच में और नाक के पीछे अपनी अटेंशन को लेकर जाइए और थोड़ी देर 1 मिनट तक अपनी सांस को नोज टू नेवल, नेवल टू नोज चलाइए और मन ही मन बोलिए श्रीम वम श्रीम, श्रीम वम श्रीम। बोलिए। बैक स्ट्रेट, क्या फर्क हुआ? अनम्यूट कर लीजिए। थोड़ा सा पेन कम हुआ है, थोड़ा सा। अभी भी बहुत है एक्चुअली। एक काम करिए, ये आपका हाथ है ना, इसका जी। हाथ का क्या करूँ सर? ये अपने हाथ का जो सेंटर पॉइंट है ये, जी। इस पॉइंट को प्रेस करिए। राइट हैंड ना? राइट हैंड पे पहले प्रेस करके देखिए, यहाँ पर पेन हो रहा होगा आपको। ये डिससेमिनोरिया है सर। सॉरी, डिससेमिनोरिया का प्रॉब्लम है। ये क्या होता है? पीरियड पेन। तो बस होगा वो भी यहीं पर ही, इससे थोड़ा सा नहीं। नीचे होगा।
नहीं, ऐसा कोई दर्द नहीं है हाथ में। इस जगह प्रेस करिए, इस जगह। इसको प्रेस करके देखिए, यहाँ पर दर्द हो रहा होगा। यहाँ पे भी दर्द नहीं है ऐसा। अच्छा, हाँ जी, नमस्कार टपारिया सर। सर कल 15 मिनट लेट थे, आज 20 मिनट। है ना? एक्चुअली प्रॉब्लम सिर्फ ये होती है कि वो डॉक्टर आरती का टाइम 1 बजे से शुरू होता है, तो मुझे 1 बजे तक अपनी क्लास को मेजरली कंप्लीट करना होता है। तो अब ये 12:26 हो गए। चलिए, तो हम लोगों ने कल बेसिकली साउंड्स को कवर करा था जो हमारे बॉडी पार्ट्स के हिसाब से थे। अब वो हमने क्यों करा? जस्ट बिकॉज कि जो भी बॉडी पार्ट इन्वॉल्व है, जब वहां पर पेन होगा तो वहां पे श्रीम और वो बॉडी पार्ट वाला अल्फाबेट और फिर श्रीम बोलने से, या ह्रीम बॉडी पार्ट और फिर ह्रीम बोलने से, या फिर क्लीम बॉडी पार्ट और क्लीम बोलने से वहां से पेन चला जाता है। ठीक है, तो उसके लिए हमने एक मेडिटेशन बनाया था, जो मेडिटेशन शेयर करा था आप लोगों के साथ में, जिसमें श्रीम 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 आम श्रीम ऐसे करके था वो। तो ये जो मेडिटेशन है, ये बेसिकली अपने पूरी बॉडी के 51 पॉइंट्स को रिकॉल करते हैं, और रिकॉल करके हर जगह श्रीम ह्रीम और क्लीम बोलते हैं। और बोलने के बाद जो है, उस रिकॉल से हमारा जो जो भी पेन पॉइंट है या जो भी एनर्जी इशू है जो लोअर हो रहा होता है, वो बैलेंस हो जाता है। तो जब एक पूरे यूनिफॉर्म सर्कुलेशन में बॉडी में एनर्जी मूव करती है, तो हमारा जो भी डिजीज इम्पैक्ट है विच हैपेंस जस्ट बिकॉज ऑफ मिसमैच और इम्बैलेंस एनर्जी स्टेट, वो रिलीज हो जाता है। मैं समझा पाया मेरी बात? हरीश जी, मैं समझा पाया मेरी बात? पूजा जी, यस। मैं मेरी बात समझा पाया? सो ब्रॉडली एनर्जी लेवल के इम्बैलेंस की वजह से, अब एनर्जी लेवल इम्बैलेंस कैसे हो सकता है? जैसे कि हम खाना खा रहे हैं, और जैसे हम बच्चों को आजकल देखते हैं, बच्चे ज्यादातर खाना खाते वो टीवी देखते हैं या कोई पिक्चर देखते हैं, तो उनकी अटेंशन जो है वो उस टाइम पर खाना खाने के बजाय उस टीवी में होती है। तो जब वो टीवी की तरफ देख रहे होते हैं, तो उनका डाइजेशन जो है, मतलब जो भोजन वो च्यू कर रहे होते हैं, तो च्यू करने से वो डाइजेस्ट नहीं होता, उससे डाइजेस्टिव जूस नहीं बनते। फिर डाइजेस्टिव जूस बॉडी में अंदर जाके प्रोसेस होते हैं, तो ब्लड बनता है, तो ब्लड बनने में भी इश्यू आ जाता है। फिर ब्लड बनने के बाद ब्लड से फिर जो है वो मांस बनता है, तो हमारी जो बॉडी फ्लैश है उसमें इम्पैक्ट आ जाता है। फिर बॉडी फ्लैश जो है वो उसके बाद में जो है फैट में चला जाता है, तो बॉडी फैट्स में फर्क हो जाता है। फिर फैट से बोन मैरो, उसमें फर्क आ जाता है। बोन मैरो से आपके जो भी बोन्स और ये सारा स्ट्रक्चर है वो कनेक्टेड होता है। फिर उसके बाद में वीर्य बनता है, फिर वीर्य के बाद स्नायु, रोम, त्वचा, ये सारे बाई प्रोडक्ट्स हैं जो इस भोजन के डाइजेशन से बनते हैं। तो इन सब में इम्पैक्ट आता चला जाता है, और क्योंकि इन सब में इम्पैक्ट आता है, इट इज बिकॉज ओनली ऑफ दैट अटेंशन। तो वंस वी फोकस आवर अटेंशन एंड फोकस ऑन आवर ब्रीदिंग व्हाइल टेकिंग आवर अटेंशन टू, तो हमारा फर्स्ट लेवल अटेंशन है हमारी सोल सीट पर, सेकंड लेवल अटेंशन है हमारे ब्रीदिंग पर, और थर्ड लेवल अटेंशन है इस ब्रीदिंग के साथ में बीज मंत्रों का चैंटिंग के तौर पे। जब हम इन 3 स्टेप्स को कॉन्टिन्यूस करते हैं, पहला स्टेप, नाक के पीछे दोनों कानों के बीच में मेरी सोल सीट है। सोल सीट से ब्रीद इन करते हुए एयर मेरी नोज को टच करती है और मेरे नेवल तक जाती है, नेवल को टच करती है, नोज तक आती है, और इस बीच में मैं बीज मंत्रों का चैंटिंग करता हूँ। एक करूं या सारे करूं, इट डजंट मैटर, बॉडी ऑटोमेटिकली ये सारे बीज मंत्रों का चैंटिंग कर रही होती है। इट इज जस्ट दैट कि मैं वो अल्फाबेट्स को बोलकर या एक गाइडेड मेडिटेशन को करके मैं उस अनकॉन्शियस प्रोसेस को कॉन्शियस डोमेन तक ले आता हूं,
so that it becomes more vibrant. And वो more vibrancy जो है वो मेरे सारे प्रोसेस को एनर्जाइज कर देती है, और उस एनर्जाइजिंग की वजह से मेरे को ओबेसिटी या अंडरवेट ऐसे किसी भी प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ता। वो धीरे धीरे अपने आप को रीएडजस्ट करता है, किसी तरीके का स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन रीएडजस्ट करता है। और ये एडजस्टमेंट इज प्राइमरली बिकॉज की एनर्जी बैलेंस होती चल रही है। तो जब हम ये प्रोग्राम किसी को कराते हैं तो हम सबसे पहले कहते हैं कि आपको ये 3 स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपनी एनर्जी को बैलेंस रखना है। जितना ज्यादा आप इस प्रोसेस को करेंगे, मतलब ज्यादा प्रोसेस का मतलब है कल जो ऑडियो फाइल भेजा था मैंने, उसमें 2 से 3 मिनट का प्रोसेस था वो। उस 2 से 3 मिनट को सुबह उठते ही कर लीजिए और रात को सोने से पहले कर लीजिए, या एसओएस करना हो तो उस टाइम पे कर लीजिए जिस टाइम पर आप अननेसेसरी किसी भी तरीके के स्ट्रेस में है। एकदम समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, अननेसेसरी का chaos हो रहा है। तो उस अननेसेसरी chaos से बचने के लिए फोन आपके पास में होता है, उस मेडिटेशन को हेडफोन से लगाया और उसको सुनने बैठ गए। अपनी ब्रीदिंग को बैलेंस कर लिया और अपने सांस के ऊपर अपनी अटेंशन को ले गए और अपनी सोल सीट को इन्वोक कर दिया। दैट्स इट। तो ये 3 स्टेप आपके एनर्जी लेवल को भी बैलेंस करेंगे और आपके बिहेवियर को भी बैलेंस उसमें रखा जाएगा। जब आप बिल्कुल संतुलित होंगे तो सामने वाला कितना ही कसम खा के आया हो कि आज तो आपको गुस्सा दिलाकर ही जाएगा वो, आप उतने ही शांत रहेंगे। ठीक है ना? अपने आप को शांत रखना इज मोस्ट एसेंशियल एंड मोस्ट डिफिकल्ट है ऑल्सो, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता है और कब कौन सी चीज। अब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखिए, हर एक व्यक्ति तो, अब जैसे आपने बोला कि मेरे को ऐसे पेट के तौर पे दर्द का पार्ट है, कोई छोटा बच्चा है 2 साल का, उसको पता ही नहीं है कि उसके कहाँ दर्द हो रहा है, लेकिन उसको रात को एकदम से बहुत तेज दर्द हो गया। अब वहां पे कहाँ पे डॉक्टर को ढूंढे, क्या करे? ऐसी सिचुएशन में जो हीलर है वो कुछ नहीं करे, बस बच्चे की नाभि पे हाथ रखे और श्रीम वम श्रीम ऐसे करके थोड़ी देर बोलता रहे। थोड़ी देर में वो बच्चा जो है वो शांत हो जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ उसकी बॉडी में कहाँ दर्द हो रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट। सिर्फ श्रीम वम श्रीम और नाभि पे हाथ रखने से उसके दर्द पूरे बॉडी में कहीं भी हो रहा होगा वो भी मिनिमाइज हो जाएगा। ऐसे कैसे सर? मतलब बिकॉज इट्स द सेंटर पॉइंट, किस वजह से? इट सिंस इट इज द सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट अर्थ एलिमेंट है। हमारे यहाँ वैदिक फिलॉसफी में अर्थ के बाहर वाटर है, वाटर के बाहर फायर है, फायर के बाहर एयर है, एयर के बाहर स्काई है। सो एंड ऑफ द डे जो कोर कॉन्स्टिट्यूशन है वो अर्थ है। अर्थ के अंदर आउट ऑफ द 9 के 9 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो जब हम एक एलिमेंट को जो सबसे कोर में है उस कोर एलिमेंट को बैलेंस करते हैं तो सब कुछ बैलेंस हो जाता है। ठीक है ना? जैसे इसको ऐसे मानिए जैसे घर में जो है सारे बच्चे आपस में लड़ रहे हो, जो घर का सबसे बड़ा व्यक्ति है अगर वो शांत खड़ा हुआ है तो वो सबकी बात ध्यान से सुनेगा। पापा इसने ऐसे कर दिया, मामा इसने ऐसे कर दिया, चाचा इसने ऐसे कर दिया, भैया देखो ये ऐसे कर रहा है, सारे जने लड़ते रहे। फिर वो एक व्यक्ति शांति से अपना जजमेंट देता है और सारे कहते हैं अच्छा ठीक है भाई, ठीक है, चलो चलो चलो, झगड़ा खत्म हो गया। तो हमारे को सिर्फ ये ध्यान करना है कि ये छोटे छोटे एलिमेंट्स दिखने में बहुत छोटे हैं, बट आप ऐसे देखो कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो और आपको यही नहीं समझ में आ रहा कि अब इस इमरजेंसी सिचुएशन में क्या करें, कोरोना फैल गया, नहीं समझ में आ रहा क्या करें। तो कोरोना मैंने उससे पूछा डॉक्टर से भी है क्या, बोले बहुत मुश्किल बीमारी है ये, इसमें एक जो है वो कफ होता है और वो कफ जो है लंग्स में क्लॉट फॉर्मेशन कर देता है और वो सांस की नली को चोक कर देता है। तो मैंने कहा ये तो मेरा एयर एलिमेंट है, मैंने अपने हाथ को एयर एलिमेंट के तौर पे गले पे रखा और मैंने श्रीम रीम क्लीम ह्रोम अंजुम शाह ऐसे करके मंत्र को बोला थोड़ी देर, और मेरा जो भी कंजेशन वगैरह था वो रिलीज होना शुरू हो गया। आई सेड एट एनी पॉइंट ऑफ इमरजेंसी इतना करने से तो काम हो ही जाएगा। और मुझे बस ये ध्यान रखना है कि मैं किसी भी तरीके का एक ब्रोंको डायलेटर लेता रहूं ताकि मेरे लंग्स में कफ का कंजेशन बने ही नहीं। तो मैं थोड़ा सा गर्म पानी पीना शुरू कर दिया, और कभी कोई आ गया उसने बोला ये वाला काढ़ा ले लो, ये कर लो, तो वो कर लिया। बाकी मैंने कुछ नहीं करा।
किसी को भी हीलिंग करनी होती तो उसके थ्रोट चक्रा को हील करते थे, लंग्स उसी से कनेक्टेड होते थे। थ्रोट चक्रा हील कर दिया, लंग्स उस बंदे के क्लीन हो गए, जरूरत पड़ी तो थोड़ी सी एक्सटर्नल क्लीनिंग कर दी, द पर्सन इज हेल्दी एंड कंफर्टेबल। जितने भी लोग हॉस्पिटल गए उनका आना डिफिकल्ट हुआ, और कुछ लोग तो आ ही नहीं पाए हॉस्पिटल जाने के बाद, बट जो हॉस्पिटल नहीं गए वो तो आराम से ठीक हो गए। 4 से 5 दिन मैक्सिमम लगे उनको ठीक होने में, विद ऑल दी पेन पॉइंट रिजॉल्विंग एंड एवरीथिंग। दैट्स जी। गौतम जी, आप कुछ कह रहे हैं? सर आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। सर मुझे ये पूछना था, ये जो आपने शेयर किया है म्यूजिक, सॉरी जो क्लिप शेयर किया है मेडिटेशन वाला, हाँ, इसको विदाउट हेडफोन लगाए बैकग्राउंड में सुन सकते हैं क्या? देखिए हेडफोन लगाने से अटेंशन वहीं पे रहती है जहां होनी चाहिए, फर्क सिर्फ इतना होता है। अदरवाइज आपको बाकी सारी नॉइजेस भी आती रहेंगी तो वो अटेंशन वहां नहीं पहुंचेगा कभी भी। ओके। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं हम अपना डे 3। ओके, तो ये स्क्रीन दिख रही है सबको? सब लोगों को स्क्रीन दिख रही है? मैं जब वो स्क्रीन पे चले जाता हूं तो मुझे आप लोग नहीं दिख रहे होते, तो आपको बताना ही पड़ेगा मेरे को कि स्क्रीन दिख रही है नहीं दिख रही है। ठीक है, दिख रही है। किस किस के पास में प्रिंट आउट्स मौजूद हैं अभी इस समय? हरीश जी, आपके पास में है? मेरे पास है। अनम्यूट करना पड़ेगा हरीश जी आपको। सर मेरे पास प्रिंट आउट आया नहीं है अभी तक, बट मैं आपने जो भेजा वो पीपीटी देख रहा हूँ, वो स्क्रीन ऑन है मेरा। आपका ऑन है ना स्क्रीन? तो वो पीपीटी पे डे 3 पे चले जाइए। हाँ मैं वो ऑन कर कुछ लिया, डे 3 पे हूँ मैं अभी, सेम पेज। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, डे 3 के हिसाब से हमारा जो बेस टॉपिक है दैट इज इम्प्रेग्नेटेड विद थॉट्स। ठीक है, अब इम्प्रेग्नेटेड विद थॉट्स का मतलब क्या है? थॉट से भर जाना। इट इज ऑलरेडी फिल्ड। इस गिलास में पानी ऑलरेडी भरा हुआ है। अब आप इसमें कुछ भी डालेंगे वो स्पिल ओवर ही होता रहेगा, उसके अंदर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, अब इसको रिवर्स करके पीछे देखते हैं तो वहां पर 2 इमेजेस हैं। वो 2 इमेजेस में एक इमेज है जो अर्जुन और कृष्ण की है। कृष्ण अपना महाकाल का स्वरूप दिखा रहे हैं, यही वाला जहां पर पीछे वाला, इसी जगह लेफ्ट हैंड साइड पे जो इमेज है वो एक घड़े की है जिसके ऊपर नारियल रखा हुआ है।
ठीक है, नारियल, वो घड़े के अंदर पानी भरा हुआ है, पानी के ऊपर नारियल रखा हुआ है। ये कलश जो है, ये वास्तु की स्थापना करी जाती है कि पूरी पृथ्वी जो है वो इसी तरह से इसमें जल भरा हुआ है, उसको इमेजिन करते हैं, और ऊपर नारियल रखा हुआ है कि वो पूरा बंद है। जो दूसरी इमेज है उसमें कृष्ण और अर्जुन है, अर्जुन कृष्ण के आगे हाथ जोड़े हुए और कृष्ण ने महाकाल का स्वरूप ले रखा है। अब गीता में एक सिचुएशन आई कि कृष्ण ने बोला कि भाई मैं युद्ध नहीं लड़ रहा, तो कृष्ण जी ने, भाई क्यों नहीं लड़ रहे, तुम्हें लड़ना चाहिए, तुम्हारी ड्यूटी बैठती है। बोले ऐसी कैसी ड्यूटी, अपने रिश्तेदारों को मार के कोई क्या ड्यूटी का फायदा होगा। बोले ये कोई नॉर्मल युद्ध थोड़ी है कि जो तुम लड़ रहे हो, ये तो धर्म युद्ध है। अब धर्म युद्ध में जो तुम्हारा धर्म है वो तुम्हें करना चाहिए। तो ऐसे काहे का धर्म युद्ध कि जिसमें कि सारे अपने रिश्तेदारों को ही मारते जाओ, आप जबरदस्ती बहका रहे हो। बोले भाई ये रिश्तेदार सारे मरे हुए हैं, इन पर टाइम मत वेस्ट कर जरा सा भी। तो वो कहते कि ऐसे कैसे मर गए। बोले मैं तो देख रहा हूँ ना इनको। बोला आप कैसे देख रहे हो, आप मेरी बुआ के ही तो बेटे हो, कोई वो थोड़ी हो। अभी आप भी पैदा हुए थे, मैं भी पैदा हुआ था, ऐसे कैसे आपने किसी के भी जन्म देख लिए। बोले भाई मुझे अपने सारे जन्म पता है, तुझे नहीं पता। एंड करते करते वो डिस्कशन चलता गया। फाइनली उसने कहा अच्छा तेरी क्या इच्छा है, तू कैसे मानेगा कि मैं भगवान हूँ। उसने कहा कुछ ऐसा काम करके दिखाओ कि भगवान पता चले। तो उसने कहा मैं तुझे वो दिखाता हूँ जो आज तक कभी किसी ने नहीं देखा। तो किसी भी पूजा पद्धति से, किसी भी तप तपस्या से किसी ने भी मेरा वो महाकाल स्वरूप नहीं देखा, मैं तुझे वो दिखाता हूँ। तो भगवान ने जो अल्टीमेटली जो सबसे बड़ा पावर पॉइंट था वो उन्होंने हाईलाइट करा। अर्जुन ने बोला देखो जी मुझे तो ये देख के लग रहा है डर, मुझे तो तुम अपना वो विष्णु जैसा स्वरूप दिखा दो जहां पे वो 4 हाथ, एक में गदा और एक में सुदर्शन चक्र टाइप का पीले कपड़े वाला, मैं वो देख के खुश हूं। तो जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे समझ में आया पहली बार कि लेट इट बी एनीबॉडी इन एनी सिचुएशन, वी आर ऑलवेज इम्प्रेग्नेटेड विद थॉट्स। उसको रियलिटी दिखाई, देख मैं महाकाल हूं, आज तक किसी को भी तप तपस्या से ये नहीं देख पाया। I am showing you the most valuable part of myself. He said, I am not interested. Show me something which I've already impregnated by generations. And I only want to see that. So there I realize at any point of time, we are all being impregnated. चाहे वो प्राणिक हीलिंग हो, चाहे वो हमारे धर्म हो, चाहे कोई सी भी चीज का आप दुनिया में नाम बोलिए, we are always in the state of being impregnated. And it is the natural process. The impregnation got extended by our schools and institutions by telling us not to question. The impregnation increased when we raised question about why we are praying, why we are not praying, whatever is involved. The impregnation got extended. उसके बाद हमें एक गुरुजी मिले, उन गुरुजी से हमने पूछा कि गुरुजी ऐसा क्यों है। उसने कहा बेटा ये ऐसे ही होता है, इसकी पूजा करो, इसको मानो। We are always impregnated with thoughts. तो जब मेरे साथ में ये सारी चीजें हुई तो that point of time I consider myself a rebel. मतलब आप मुझे कोई भी चीज बोलोगे तो मैंने सुननी नहीं है। आप मुझे बोलो कि X की तरफ जाना है तो मैं Y की तरफ चल दूंगा। तो मेरे गुरुजी ने मेरा ये बिहेवियर पैटर्न देखा, उन्होंने मुझे बोला देखो ऐसा है, आप जो करना चाहो वो करो, मैं आपके किसी भी प्रोसेस में हैम्पर नहीं करूंगा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति आपको किसी चीज के लिए मना करे तो आप उससे फट से पूछो क्यों। वो अगर आंसर दे दे तो ठीक है, नहीं तो आप खुद ये सोच लो कि उसने ऐसा करने को क्यों कहा। एंड ट्राई टू बी एज लॉजिकल एज पॉसिबल। उस व्यक्ति का क्या थॉट प्रोसेस था, आपको मना करने से उसका क्या फायदा था। अगर आपको समझ में आए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो आप करना चाहो वो कर सकते हो, यू आर फ्री टू डू इट। ये मेरी लाइफ का पहला इंसिडेंस था। दूसरा इंसिडेंस क्या हुआ कि मैं किसी से पढ़ता था, देयर वाज वन मेंटर ऑफ माइन, वो आईआईटी वगैरह के बहुत अच्छे सीनियर रिसर्च कंसल्टेंट थे। तो जब मैं उनसे पढ़ने के लिए जाता था तो उन्होंने कहा लिसन यू आर वेस्टिंग माय टाइम, आइदर कम बी प्रिपेयर्ड of specifically what you want to ask for, else don't waste my time.
मैंने अब अच्छा, और वो मतलब इतने गुस्से थे, मतलब वो कॉपी वॉपी उठा के फेंक देते थे गुस्से में। तो और मैं भी ऐसा नहीं था कि मैं छोटा बच्चा था, मतलब आफ्टर माय एमबीएज एंड ऑल दैट इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, मतलब मैं 10-12 साल के नौकरी के एक्सपीरियंस के बाद भी उनसे जब पढ़ने या कोई चीज का क्वेरी पूछने जाता था, तो वो ऐसे ही डांट के जो है मतलब कॉपी वॉपी फेंक देते थे गुस्से में। मतलब वो मुझे वैसे ही ट्रीट करते थे जैसे वो शायद मैं 11वीं में जब उनके पास जाके कुछ पूछता था तो वैसे ही ट्रीटमेंट था मेरा, भले ही चाहे मेरी शादी हो गई, बच्चे हो गए, बट उनका ट्रीटमेंट नहीं बदला। तो उनसे डर लगता था मुझे, तो मैं जब उनके पास क्वेश्चन पूछने जाता था तो बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिख कर मेहनत करके फिर जाता था। तो एक दिन एक टॉपिक था जो बहुत डिफिकल्ट सा था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं उनसे पूछने गया। उस दिन समहाउ उनका मूड थोड़ा सा फ्रेश था, तो बहुत ज्यादा गुस्से में नहीं थे, तो उन्होंने उस क्वेश्चन के बदले मुझसे 2-3 क्वेश्चन और करे। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा आप यहीं रुक जाओ, मुझे पहले आप ये बताओ कि ये क्वेश्चन आपको कैसे पता चला? ये सब्जेक्ट आपने पढ़ा नहीं, मैंने आपसे इस सब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन करा, तो आपने ये नए 3 क्वेश्चन कैसे प्रिपेयर करे? बोले इट इज ऑलवेज लॉजिकल, एक नॉलेज का एक कंस्ट्रक्ट होता है, क्वेश्चन एक फिक्स फ्रेमवर्क से ही बनते हैं। नाउ क्वेश्चन फिक्स फ्रेमवर्क से बनते हैं ये कभी मुझे नहीं पता था, और जब उन्होंने मुझे बताना शुरू करा तब ये बिल्कुल एक अलग तरीके की चीजें निकल कर आई। क्वेश्चन होता क्या है? हम लोग क्वेश्चन करते हैं, बट क्वेश्चन क्या होता है वो मुझे उस दिन उनसे बात करके पता चला कि क्वेश्चन की हमेशा 4 फॉर्म होती हैं। इट इज ए ऑब्जेक्ट, इट इज ए प्रॉपर्टी, इट इज ए एक्शन और इट इज ए रिलेशनशिप। क्वेश्चन में और कोई चीज नहीं होती थी। तो जब वो कोई चीज आप पूछते थे तो वो उसके बाकी 3 चीजों के उसके बेसिस पे वो क्वेश्चन प्रेडिक्ट कर देते थे, और जब वो क्वेश्चन प्रेडिक्ट करते थे तभी वो सारी के सारी चीजें नॉलेज डोमेन के अंदर रिफ्लेक्ट होती। नाउ दिस बीइंग अ फिलोसॉफिकल पॉइंट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू हाईलाइट कि हमारा एक एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म था जो हमें इम्प्रेग्नेट करता था क्वेश्चन से रिलेटेड, और वो क्वेश्चन जो हैं क्योंकि हमें करने ही नहीं आते थे और कोई सिस्टम में सपोर्ट नहीं करता था। भाई डैडी मम्मी से पूछो तो वो कहते थे गुरुजी ने ऐसे बताया है, गुरुजी बोलते थे जी मेरे गुरुजी ने ऐसे बताया है। स्कूल में पूछो तो टीचर कहता था चुपचाप इसे रट लो। मम्मी से पूछो तो मम्मी कहती थी बेटा भी बहुत काम है, इतने सवालों का मेरे पास बस की तो आंसर करना नहीं है। तो कुल मिला के उस व्यक्ति के ऊपर जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूरी दुनिया में इधर से उधर भागता रहता था, कोई उसके क्वेश्चंस को आंसर नहीं करता था। सो देन आई रियलाइज कि अगर ये क्वेश्चन आंसर ही नहीं हुए तो होगा क्या फाइनली एक दिन? हम लाइफ में जिन लोगों के प्रति बहुत अट्रैक्ट होते हैं वो लोग होते हैं जिनकी लिसनिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं और जो हमारे क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। मैं समझा पाया मेरी बात या नहीं? आप रिकॉल करिए, आप जितने भी लोगों को बहुत ज्यादा दिल से रिस्पेक्ट करते हैं वो लोग हैं जो आपकी बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं, एंड समटाइम्स दे इवन आंसर टू योर क्वेश्चंस, बट यू रिस्पेक्ट देम बिकॉज you feel that he is listening very carefully to you. आप रिकॉल करो जो मैं कह रहा हूं, उसको वैलिडेट करो, इज इट ट्रू और फॉल्स? It is true, 100%. जी हरीश जी। जी सर, तो मैं ये चीज सच है। हाउ फार इज इट वैलिड? पर्सनल एक्सपीरियंस से सर ये मैं मतलब मानता हूँ कि जो हमें सुन सकते हैं या हमें टाइम देते हैं अपना, तो उन्होंने मतलब सुनने के लिए भी अपने लिए टाइम दिया है, तो वो वैल्यू ऐड करता है उस पर्सन का कि मेरी बात उन्होंने सुनी और उन्होंने मेरी वैलिड क्वेश्चन का वैलिड आंसर दिया, भले अभी नहीं थोड़े टाइम बाद जो दिए, बट आंसर मुझे दिया जो मुझे सेटिस्फाइड कर दिया, तो वो मेरे लिए रिस्पेक्ट बढ़ा देता है सामने वाले पर्सन। राइट जी। गौतम जी। Sir, I can relate this to my school days. I had one favorite teacher and one
not a favorite teacher. The favorite teacher is the person who used to listen to me and who used to guide me properly. And the other teacher who is not my favorite used to slap me left right center बातों बातों में. वो कभी उन्होंने कभी मेरी बात सुनी नहीं, वो अपनी बात की बोलती थी कि ऐसा करो वैसा करो. So I can relate to it. अब देखिए, जो चीज आपको पसंद है, क्या दूसरों को आप वही चीज देते हो? Do you listen actively to whatever the opposite person is saying to you? Try to. ठीक है ना? तो रिस्पेक्ट लेने में और देने में मैंने सबसे पहला जो मेजर्ड इम्पैक्ट हाईलाइट हुआ मुझे, वो लिसनिंग स्किल्स का हुआ. आप किसी भी कंसल्टेंट के पास जाओ, ज्योतिषी के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, एडवोकेट के पास जाओ, टीचर के पास जाओ, किसी के पास भी जाओ, आप रिस्पेक्ट उसी पर्सनैलिटी का सबसे ज्यादा करोगे जो ध्यान से आपकी प्रॉब्लम को सुनता है. तो अगर आप अपना अट्रैक्शन बढ़ाना चाहते हैं, तो जब सामने वाला कोई चीज बोल रहा है, आपको उसकी बात को सुनकर जवाब देना है. आपको जवाब नहीं आता होगा, आप ये भी कहोगे ना कि मेरे को नहीं पता इसका आंसर क्या है, बट आई कैन ट्राई, तो भी आपकी रिस्पेक्ट उतनी रहेगी. ठीक है? व्हाई आई एम सेइंग दिस इज, कल को आपको जो है अगर हीलर बनना है, तो एक परफेक्ट हीलर वो होता है जो सामने वाले की सबसे पहले लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स को ले ले एक दफे. अगर वहां पे वो लिस्ट ऑफ चैलेंजेस, लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ये सारी की सारी चीजें आपने उससे ली ही नहीं, भाई चाहते क्या हो, मैं ये चाहता हूं, हाँ, अगर वो वाली बात आपने सुनी ही नहीं, तो आप डिलीवर क्या करोगे? ठीक है? तो इम्प्रेग्नेटेड विद थॉट्स का मतलब सिर्फ ये है कि जो कुछ भी आपने भर रखा है अपने पास में, वो ऐसा सब नहीं भर रखा है. There is no hard and fast one philosophy to address anything. There are 700 crore philosophies in the minds of the people. उन्होंने अपने अपनी मर्जी से ही अपने अपने मॉडल बना रखे हैं. There is no logical constraint. और जब वो लॉजिकल कंस्ट्रक्ट नहीं है, तो हमारे को पॉसिबल सॉल्यूशन ना तो कभी मिलेगा, ना हम दे पाएंगे. The best approach is start listing down things. Make your priority. उस प्रायोरिटी के आगे पीछे क्या क्या इन्वॉल्व होता है उसको देखिए. अब मैं आपके सामने एग्जांपल रखता हूँ. आप जो मैंने पीपीटी आप लोगों को शीट खुलवाई है, उसकी अगली शीट देखिए. उसमें एक बच्चा है जो प्रेग्नेंट स्टेट में है. उसमें एक विष्णु जी हैं जिनकी नाभि से ब्रह्मा जी निकल रहे हैं. वहां पर एक शिव जी हैं जिनकी नाभि से देवी माँ निकल रही हैं. ठीक है? ये जो विष्णु जी वाली इमेज है, ये तो बहुत कॉमन है, मैंने तकरीबन सभी के पास देखी है, घरों में ही लगी रहती है. ठीक है ना? अब मुझे आप एक बात बताइए सिंपल सी, जो प्रेग्नेंट लेडी है, अब उसमें आदमी प्रेग्नेंट होता है या नहीं होता? आपने कोई एक ऐसा पार्ट पढ़ा हो जहां पर कि आदमी प्रेग्नेंट हुआ, उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड में एक बच्चा था, ऐसा कोई पार्ट आपने पढ़ा कहीं? एक पार्ट हो गया. दूसरा पार्ट, ये कॉर्ड के एक तरफ मदर होती है, दूसरी तरफ बच्चा होता है. बच्चा फीमेल भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है. ठीक है? तो ये कॉर्ड के एक तरफ अगर फीमेल हम कंपलसरी मान लें, तो दूसरी तरफ जो है वो मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है. तो अब आप इन तीनों इमेज को देखिए और इसमें बताइए कि इसमें सबसे लॉजिकल और इलॉजिकल कौन कौन सी इमेजेस है. इलॉजिकल तो नहीं है कुछ भी. बताइए, मैं तो सुनने के लिए बैठा हूँ. So there's the gods, विष्णु जी या शिव जी, they are the creators. तो उनके ये डिपिक्शन है कि उनकी नाभि से कुछ क्रिएट हो रहा है. मैं तो मतलब आई एम लिस्टिंग.
And so is the mother. She is the creator of the soul, not of the soul actually, of the body of the soul. So illogical तो नहीं समझ में आया कुछ. तो हमारे पास जितनी भी हरीश जी, आपका कोई डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है या यही है आपका भी? नहीं सर, मेरा कोई डिफरेंट लॉजिक नहीं है इसके पीछे और कोई डिफरेंट ओपिनियन भी नहीं है. ठीक है, तो अब मैं मेरी बात रखता हूँ अपने आपके सामने. जब मैंने ये इमेजेस देखी तो मुझे पता चला कि किसी ने जो मदर की पावर्स थी उनको पुरुष में मैनिफेस्ट कर दिया. इसलिए मदर जो है वो विष्णु जी के पैर दबा रही हैं और विष्णु जी के नाभि से नाभि कमल निकला हुआ है जिसमें कि ब्रह्मा जी है. दूसरी तरफ वो नाभि कमल शिव जी के उससे निकला हुआ था और शिव जी के नाभि कमल में देवी थी. तो नाभि कमल से देवी पैदा हुई या देवी के नाभि कमल से शिव जी हुए, क्योंकि कॉर्ड तो दो नाभियों के बीच में ही होती है ना. तो मेरे पास क्वेश्चंस आने शुरू हो गए और मैंने क्वेश्चंस के बेसिस पर उन चीजों को देखना समझना शुरू करा. तो मुझे पहली चीज ये समझ में आई कि जो क्रिएटर है, दो ही चीजें, एक क्रिएटर है और एक क्रिएशन है. मतलब हम अपने आप को मानेंगे कि हम क्रिएशन है या क्रिएटर है. तो उसी तरह से हम बैक ट्रैक अगर करेंगे तो पूरी यूनिवर्स जो है वो क्रिएशन है कि क्रिएटर है? सॉरी, क्रिएशन है सर. यूनिवर्स क्रिएशन है कि क्रिएटर है? क्रिएशन. दोनों है. दोनों है. तो ऑब्जेक्ट डिफाइन करना पड़ेगा कि क्या चीज यूनिवर्स क्रिएट कर रही है, वो इंडिपेंडेंटली कर रही है या किसी की हेल्प से कर रही है. ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे और नेक्स्ट स्लाइड पे जाकर वहां पर हम शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी की डिफरेंट रिलेशनशिप्स को देखेंगे. गणेश जी शिव जी के बेटे हैं, यस और नो? गणेश जी, मेरी अंडरस्टैंडिंग है गणेश जी वाज ओनली पार्वती's पुत्र. It was not a physically created child. ओके, हरीश जी आपका? जो स्टोरीज पढ़ी है बचपन से उसी चीज को सुना है, समझा है, अलग से तो कुछ नहीं पता. मतलब यू आर आल्सो विद द सेम ओपिनियन, ठीक है ना डॉक्टर टपारिया? माइथोलॉजिकली तो यही स्टोरी है. ठीक है, तो अगर हम स्टोरी को वापस बोलें तो हम उसको, मैं गणेश जी को डिफाइन करूंगा थोड़ी देर के लिए. तो मैं गणेश जी को कैसे बोलूंगा? गणेश जी वह व्यक्ति हैं जो स्त्री द्वारा पुरुष की उत्पत्ति बिना पुरुष सहयोग के हुई. That's right. तो वह व्यक्ति जो प्रथम पुरुष है जिसकी उत्पत्ति बिना पुरुष सहयोग के हुई. क्लियर? इस आधार पे शिव जी गणेश हैं, विष्णु जी गणेश हैं, ब्रह्मा जी गणेश हैं. शिव जी के पापा नहीं है, विष्णु जी के पापा नहीं है और ब्रह्मा जी के पापा नहीं है. ये नहीं समझ आया. गणेश जी को आप कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि उनकी उत्पत्ति पार्वती जी ने करी बिना शिव जी के? तो यानी कि मम्मी तो है, पापा नहीं है. पापा नहीं है, हाँ, that's right. ठीक है, तो शिव जी के पापा का नाम क्या था? पापा थे ही नहीं तो नाम कैसे होता? विष्णु जी के पापा का नाम क्या था? बोले पापा थे ही नहीं, नाम क्या होता? ब्रह्मा जी के पापा का नाम क्या था? बोले पापा थे ही नहीं तो नाम कैसे होता? सो हमने जो है इस प्रोसेस में एक अजम्पशन को देखा कि ये जो भी सृष्टि हो रही है उसमें सृष्टि करने वाली मदर है.
जब सृष्टि करने वाली मदर है तो हमने उसको फेमिनाइन एनर्जी बोल दिया, जब हमने बोला सृष्टि करने वाले फादर हैं तो हमने उसको मैस्कुलाइन एनर्जी बोल दिया। तो ये मैस्कुलाइन एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी किस तरीके के रिलेशनशिप में थी, ये 4 फोटो जो इस पेज पे बने हुए हैं यही डिपिक्ट करते हैं। गणेश जी के साथ में शिव पार्वती जी अलग अलग खड़े हैं, आधे शिव है आधी पार्वती है, अर्धनारीश्वर का कॉन्सेप्ट है। शिव जी और पार्वती जी में को एग्जिस्टेंस आ रही है, वो गणेश जी की आ रही है। ऐसे करके ये डिफरेंट मॉडल्स है और ये नहीं पता कि कब कौन सा मॉडल पृथ्वी पर चलता था, क्योंकि हमारा सिविलाइजेशन इज मिनिमम 43 लाख ईयर ओल्ड। हमारे यहाँ टोटल सिविलाइजेशन का टाइम जो एपिक्स में डिफाइंड है वो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का दे रखा है। अभी तक जो अर्थ का इवोल्यूशन सिस्टम जो है यूनिवर्स का, वो 4 बिलियन ईयर्स तक डिकोड कर पाया है। वो 4.32 बिलियन ईयर्स तक नहीं पहुंचा, अभी 4 बिलियन ईयर्स तक पहुंचा है। तो इतने लंबे टाइम तक कितनी थ्योरीज में कितनी बार चेंज आया होगा, दैट नोबडी कैन प्रिडिक्ट फॉर। एक जो आपने बद्रीनाथ का नाम सुना होगा, ठीक है, एक भविष्य बद्री है, मतलब भविष्य में बद्रीनाथ का धाम कहां पर होगा, वो टेम्पल अभी मौजूद है। आपने केदारनाथ जी का नाम सुना होगा, ठीक है, एक बूढ़ा केदार है, बूढ़ा केदार का टेम्पल है, वो गूगल करेंगे तो मिल जाएगा, उसकी लोकेशन और सारी एक्टिविटी फर्क है। एक बूढ़े अमरनाथ है, तो एक अमरनाथ का टेम्पल है और एक बूढ़े अमरनाथ का टेम्पल है। सो कहने का मकसद ये है कि ये जो को एग्जिस्टेंस है ये बताती है कि हमारा सिविलाइजेशन जो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के तौर पे 43 लाख 20 हजार वर्षों का था, वो उतने टाइम फ्रेम के पहले भी चीजें एग्जिस्ट करती थी। तो ये जितनी भी माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं जो कि हमारे एपिक्स के अंदर लिखी हुई हैं, ये सारी सही है, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। इसमें गलती सिर्फ इतनी है कि जो संस्कृत का हिंदी में ट्रांसलेशन करा गया, उस ट्रांसलेशन ने चीजों को डिटेरियोरेट कर दिया, जिसकी वजह से हमारे को हमारी एक्यूरेट फॉर्म नहीं पता चली। जैसे मैंने आप सबके सामने हाईलाइट करा, शिव का नाम या शक्ति का नाम, अब आप कौन से शिव को, मतलब ओम नमः शिवाय या श्वी नमः शिवाय ऐसे करके इन बीज मंत्रों के तौर पे उसको ध्यान करें और उस ऊर्जा को महसूस करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कितनी ज्यादा एनर्जी थी। एंड देन यू विल बी एबल टू नो कि यार ऐसा तभी पॉसिबल हुआ होगा कि मेरी मदर ने तो, वो मेरे पास एक वो आया बंदा, उसने बोला कि मैंने 2 करोड़ बार राम नाम लिखा है। मैं कहा है दिखाइए, तो उसने कॉपीज दिखा दी सारी की सारी। आई वाज सो एस्टोनिश्ड, सच ब्यूटीफुल डिपिक्शन ऑफ राम नाम, और वो बकायदा उसने पूरी कॉपीज मेंटेन कर रखी थी, और वो 2-3 करोड़ राम नाम लिख के बैठा हुआ था। मैंने एकदम से चौंका, मैंने कहा भाई अब क्या होगा, फिर फायदा क्या हुआ इसको लिखने का? यार फायदा तो पता नहीं, मैं तो उल्टे कंगाल हो गया, पैसे वैसे की बहुत खराब स्थिति हो गई। तो मैंने कहा राम का नाम लेगा तो भाई यही होगा। बोला ऐसे कैसे पॉसिबल यार, 2 करोड़ बार राम का नाम लिया और मैं निर्धन कैसे हो गया? मैंने भाई एपिक्स में लिखा हुआ है जैसे राम नाम वैसे ही ओम, तो जब तू ऐसे करेगा तो यही होगा। तो उसने कहा कि भाई फिर सॉल्यूशन क्या है? मैंने कहा सॉल्यूशन बड़ा सिंपल सा है, ये जितनी बार तूने राम लिखा है इतनी बार इसको जो है इन सब के आगे श्री लिखता चला जा, श्री राम लिख दे इसको। श्री राम का मतलब होता है सीताराम। आप राम को अकेले मत देखो, आप राम को पत्नी के साथ देखो। तो आप घर में जो है किसी को जाओगे या किसी को बुलाओगे, तो पता चला कि पूजा जी के घर में कोई व्यक्ति आया, उसने शादी नहीं करी थी, पूजा जी घर में अकेली थी, तो पूजा जी बोली यार आई एम डिस्कम्फर्टेबल, तो अब आप जो है आई एम फीलिंग द डिस्कम्फर्ट, तो आप कल सुबह आना, मेरे हस्बैंड जब घर पे होंगे तब आना। तो उनको उन्होंने वापस भेजा। अब उल्टी सिचुएशन कर दीजिए, कोई व्यक्ति है जिसकी शादी नहीं हुई, अकेले उसके घर में पूजा जी गई, तो उसने कहा आई एम नॉट कंफर्टेबल, तो पूजा जी चली गई। तो हमने ऐसी सिचुएशन में, जब हम खुद किस तरीके के उसमें थे, हमने फैमिली वे से थे। अब मैं अकेला रहता हूँ लेकिन मेरे घर पर एक कपल आ गया, तो मैं डिस्कम्फर्ट में होऊंगा या कंफर्टेबल होऊंगा? कंफर्टेबल होऊंगा।
पर उल्टा अगर होगा तो कंफर्ट डिस्कंफर्ट में कन्वर्ट हो सकता है। तो मैंने कहा जब भी तू रामचंद्र जी को अकेले बुलाएगा तो ऑब्वियसली परेशानी तो आएगी आएगी, तो एक काम कर, उनको बोल कि सीता जी के साथ में आए, जो लक्ष्मी जी हैं उनके साथ में वो आए, तो तेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। खैर जो लड़का बड़ा पेशेंट था, उसने वो जो है हर एक, जहाँ राम लिखा था उसके आगे हर एक के लगे उसने श्री राम लिखना शुरू करा। अभी कुछ दिन पहले मिला था, आई थिंक 2-3 महीने हो गए, और ये बात पिछले कोरोना की थी। तो उसने कोरोना कोरोना के पीरियड में ही 1-1.5 करोड़ रुपए कमा लिए। तो वो जो कुछ भी उसने लिखा था राम नाम के तौर पे वो सारा सेफ था, पर जैसे ही उसने श्री राम करा, श्री राम करते ही वो पूरा का पूरा पावरफुल होना शुरू हो गया, और उसको राम और श्री राम दोनों की कंबाइंड एनर्जी में रिसीविंग मिलनी शुरू हो गई। तो बीज मंत्र लिखने का ये फायदा है। तो इसलिए मैंने एक ड्राइव प्लान करा लास्ट ईयर, जब मैंने इस पे करा था कि मैं, हमारी 100 बिलियन जो है वो हिंदू पॉपुलेशन है, तो उस 100 बिलियन पॉपुलेशन के लिए मैंने टारगेट रखा कि मैं 100 बिलियन टाइम राम नाम लिखवाऊंगा श्री लिखवाऊंगा लोगों से, सो दैट कि ये, अब पूजा जी ने 1 लाख बार लिखा, गौतम जी ने 1 लाख बार लिखा, ऐसे करके 100 लोग आए तो 1 करोड़ बार हो गया। उन 100 लोगों ने और 100 लोगों को प्रॉम्प्ट करा तो 10,000 बार हो गया। फिर आपने पता चला 1 बार लिखने के बजाय 10 लाख बार लिख दिया। ऐसे करके धीरे-धीरे जब सब लोग श्रीम लिखते जाएंगे तो उसकी जो क्यूमुलेटिव एनर्जी होगी will be sufficiently impacting the 100 billion Hindu population in our country. तो ये जो प्रक्रिया शुरू हुई, इस शुरू होने की चेन को संस्कृत में कहते हैं श्रीम मंत्र अब्ज। अब्ज इज 1 बिलियन। तो मैंने एक वेबसाइट शुरू करा बाय द नेम www.shrimantrabj.com which is chanting 1 billion times श्रीम by writing it. तो वही मेरा वेबसाइट के तौर पर है, और वही चीज मैंने सब लोगों के साथ कनेक्ट करी, और अपने यूट्यूब के, फेसबुक के सारे चैनल में जितने भी वीडियोस और लोगों ने जो जो राम नाम या श्रीम लिखा है वो उन लोगों को वीडियो फॉर्म में लोगों से कनेक्ट करा। अभी भी कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था ना, लेडी ने बराबर जो उन्होंने श्रीम लिखा था और लक्ष्मी लिखा था, तो ऐसे करके अलग अलग बीज मंत्रों को लिखवा के मैं लोगों को ड्राइव कर रहा हूँ। जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था वो ये था कि हमारे को, जब हम श्रीम लिखते हैं तो हमारे बॉडी की, ब्रेन की नेचुरल क्वेश्चनिंग एबिलिटी बढ़नी शुरू हो जाती है, और उस नेचुरल क्वेश्चनिंग एबिलिटी से हम उन क्वेश्चंस को एड्रेस करते हैं जो कि हमें जरूर चेक करने चाहिए। फॉर एग्जांपल चक्रास, आपने देखा कि मूलाधार चक्रा में स्काई एलिमेंट बोलने पर ज्यादा एनर्जी थी, ऐसे ही हर एक चक्रा के ऊपर जो है जब उसके एलिमेंटल पार्ट चेंज करा तो उसकी एनर्जीज डिफरेंट थी। हमें 7 एलिमेंट्स या 7 चक्रा पता थे, वहां पर वो 9 हो गए। जब वो 9 हुए तो हमारे पास उसका वैलिडेशन का टेस्ट था, वैलिडेट करा तो टू योर सरप्राइज आपने कहा कि ये तो वैलिडेशन में तो ट्रू स्टेटमेंट आ रहा है, तो आप अपने आप को तो कभी गलत नहीं कहोगे, तो आपने कहा कि मैंने टेस्ट करा, टेस्ट करने पे मिला। एंड दैट्स हाउ द लॉजिकल माइंड्स, लॉजिकल प्रोसेसेस स्टार्ट एक्सेप्टिंग समथिंग विच हैड इमेंस एनर्जी। अब जो सच होता है वो सच ही रहता है। जितना ज्यादा सच आप एक जगह पॉन्डर करते जाएंगे, आप देखेंगे वहां पर उतना ही एक रेस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। जैसे आप घर में कोई बात हो और बच्चा जो है वो झूठ बोले, तो आप उसे बोलो बेटे आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, और पता चला आप खुद ही झूठ लगातार बोल रहे हो और बच्चे को कह रहे हो, तो इन दैट सिचुएशन वो एक कियोटिक सिस्टम होगा। अगर आप उस बच्चे को कहते हो बेटे झूठ नहीं बोलना चाहिए, आपने कभी मुझे देखा है झूठ बोलते हुए, तो बच्चा रिकॉल करेगा और फिर रिकॉल करके बोलेगा हाँ मैंने कभी आपको झूठ बोलते नहीं देखा। तो बोले आप कहीं भी झूठ बोलना, मेरे सामने आप झूठ नहीं बोलना, इससे हमारे बीच की ऑनेस्टी इंक्रीज रहेगी। कभी भी कोई भी चीज ऐसी होगी जिसमें कि मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे अपने बच्चे के सामने झूठ बोलना है, तो मैं उसके सामने सच ही बोलूंगी। वो बॉन्ड्स बहुत मजबूत होंगे, और जितने ज्यादा वो बॉन्ड्स मजबूत होंगे उतनी ज्यादा उन बॉन्ड्स की एनर्जी होगी। तो मैं आपको ये रीजन बताना चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो प्रोसेसेस थे, जब डॉक्टर आरती हीलिंग करती थी तो वो 1 मिनट में इतनी इंटेंस एनर्जी कैसे होती थी, या आपने जब अपने पेट के ऊपर हाथ रखा और श्रीम बम श्रीम बोला तो वो इतनी इंटेंस एनर्जी कैसे हो गई कि विद इन 1 मिनट टाइम वो उसमें उसका पेन का रिडक्शन इम्पैक्ट हो गया। इसका मतलब कि देयर इज समथिंग अननोन विच वी आर नॉट अवेयर ऑफ,
and we always claim that we know everything. So जब तक हम ये कहते ही रहेंगे we know everything, things will never come to a change for. तो अगर मैं पिछले 2 दिन 3 दिन के हिसाब से करूं तो एक पार्ट है एनर्जी को कैसे मेजर करना है और उसकी मोडेलिटीज क्या हैं, उसके डूज एंड डोंट्स क्या है, लिफ्ट करना है, मेजर करना है, उठाना है, देखना है, वो एक पार्ट हो गया. दूसरा पार्ट ऑरा को कैसे देखना है, ऑरा को देखने के लिए डूज एंड डोंट्स क्या है, वो दूसरा पार्ट हो गया. तीसरा पार्ट हो गया हमारी सोल सीट, जो दोनों कानों के बीच में सीधी लाइन खींच के हम नाक के पीछे देख रहे हैं. बट फिर हमारे बॉडी पार्ट्स में हर जगह जो साउंड इन्वॉल्व थी हमने उसको देखा, वो पार्ट पता चला. फिर फाइनली वी हैव टू कीप आवर माइंड फ्री फ्रॉम बीइंग इम्प्रेग्नेटेड विद थॉट्स. जब तक हम इस डोमेन को अटेन नहीं करेंगे हमें हमारी कोई भी चीज का लॉजिकल कंस्ट्रक्ट समझ में ही नहीं आएगा. मैंने बहुत सारे प्राणिक हीलर से बात करी, मैं उनको बताया कि ऐसे ऐसे मैंने देखा कि ये चक्रा में ये एलिमेंट था, ये वाला नहीं था. अरे यार आप कैसी बातें कर रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए, आप प्राणिक हीलर हो, मजाक हो. एंड मतलब दे हैव स्टार्टेड स्कोल्डिंग मी फॉर थिंग्स. मतलब बोले आप सोच भी कैसे सकते हो इस तरह की बातों को, आपको एक ऑर्गेनाइजेशन ने इतनी रिस्पेक्ट दी, इतना अफेक्शन दिया, एक चीज सिखाई और आप कह रहे हो कि ये चीज गलत है. मैंने कहा नहीं, मैं किसी को गलत और सही नहीं कह रहा, मैं मेरे एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूँ. आपको पता होना चाहिए ये स्पिरिचुअल मैटर है, इस पे कोई एक्सपेरिमेंट करता है क्या. एंड जितने भी पॉइंट्स मैंने रखे उन्होंने उनमें से सारे पॉइंट्स को रिजेक्ट कर दिया और उल्टे ऐसी स्थिति हो गई कि मेरे को मन में लगा कि मैं यहाँ से भाग जाऊं, कहीं कोई प्रॉब्लम ना आ जाए. तो मैं एक बात बोलूं यहाँ पे, थोड़ा वियर्ड एक्सपीरियंस रहा आपका. जनरली मास्टर जो थे वो ऑलवेज यही बोलते थे मेरी बात मत मानो, तुम अपने एक्सपेरिमेंट्स करो. तो जो उनके ट्रू डिसाइपल्स हैं वो मोर देन वेलकम करते हैं इस टाइप के एक्सपेरिमेंट्स. दे विल नेवर रेजिस्ट. हाँ, मतलब मेरा एक्सपीरियंस वैसा रहा. आपका बहुत वियर्ड रहा, सॉरी टू से. मतलब ये जनरली वी आर अलाउड टू एक्सपेरिमेंट, वी आर अलाउड टू क्वेश्चन. हम तो बहुत क्वेश्चंस करते हैं एंड एवरीबडी हैज दिस थिंग टू आंसर के कुछ नहीं होता, तुम एक्सपीरियंस करो, ये नहीं हो सकता ये हो, बिकॉज देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ ट्रूथ. मास्टर खुद बोलते थे. राइट. हाँ. देखिए मास्टर के लेवल पे तो कभी प्रॉब्लम आती ही नहीं है, मास्टर तो मास्टर होता है. प्रॉब्लम उसके नेक्स्ट लेवल पर आती है जो मास्टर नहीं होता. पर पता है क्या होता है, अगर आप उनकी टीचिंग्स पे चलो तो आपको भी दिक्कत नहीं आएगी. जो इधर उधर की सुनते हैं हम, वही आपकी बात है, इम्प्रेग्नेट हो जाते हैं दूसरे के थॉट से. एब्सोल्युटली. दूसरे रास्ते पे जाके हम लोग गलतियां करते हैं. अगर उनके राह पे चले तो कोई गलती नहीं होगी, बिकॉज गुरु तो हमेशा यही बोलते हैं कि और एक्सपेरिमेंट करो और चीजें सीखो. प्राणिक हीलिंग इज नॉट व्हाट इट इज, और बहुत चीजें हैं, सब कुछ सीखो बैठ के. एब्सोल्युटली. तो यहाँ से हमारा ये जर्नी जो है अपने नेक्स्ट पैराडिगम्स पे जाता है. तो नेक्स्ट स्लाइड पर आएंगे. मुझे स्लाइड थोड़ा सा दिखाते भी जाएं तो मुझे ध्यान रहेगा कि राइट. सो यहाँ पर हमने जो बेसिक क्वेरी स्टार्ट करी वो ये था, एक क्रिएटर था, एक क्रिएशन था. इस क्रिएटर और क्रिएशन में हमने सबसे पहले चीज नोटिस करी कि व्हेन अ चाइल्ड इज कंसीव्ड, वो अपनी मदर से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करता है या वर्बल कम्युनिकेशन करता है. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को हमारे टेक्स्ट जो हैं वो वेदास कहते हैं. क्या मतलब? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को वेदास बोला जाता है? वेदास बोला जाता है. अच्छा. और वर्बल कम्युनिकेशन को तंत्र बोला जाता है. तो जितना भी तांत्रिक टेक्स्ट है उसमें यू विल फाइंड अल्फाबेट्स. जैसे श्री यंत्र, उसमें डिफरेंट अल्फाबेट्स, कौन सा अल्फाबेट कहाँ प्लेस होता है, ये सारा का सारा पार्ट तांत्रिक ग्रंथों का है. अब मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसको ध्यान से सोचिए. आप जब ईश्वर से कम्युनिकेट करते हैं, डू यू कम्युनिकेट इन अ वर्बल फॉर्म और अ नॉन वर्बल फॉर्म? Actually, but I think the energy of the non-verbal is more. हम अपने अंदर जब भी अपनी इनर वॉइस से कनेक्ट होते हैं,
वो इनर वॉइस जो है वो प्राइमरली इज ए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के जो एपिटोम्स थे उनको जो है हमने वेद कहा। तो वेद और वेद की डेफिनेशंस जो है वो मुझे एक अलग तरीके से पता चलनी शुरू हुई। फिर एक हिंदुस्तान में एक पीरियड आया जिसमें कि वेद में श्री बीज का प्रयोग सबसे ज्यादा था और श्री बीज को रिप्लेस करा गया ओम से। तो मुझे पता चला कि वहां पर ओम जो है वो एक अलग तरह से काम कर रहा था और श्री जो है एक अलग तरह से काम कर रहा था। तो उसमें और ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं था। ओम में 3 अल्फाबेट होते हैं, अ, उ और म, और श्री में श, र और म ऐसे लेके चल सकते हैं, षटकोण का शा। ओम में अ पता है, उ पता है, मा पता है। श्री में शा नहीं पता, रा पता है और मा पता है। तो षटकोण का शा जो है वो नहीं पता। तो षटकोण का शा जो नहीं पता उसको हम अननोन कहते हैं और जो पता है उसको नोन कहते हैं। तो टोटल, सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, पता है नहीं पता है मींस व्हाट? क्या आई सेड षटकोण का शा जो है इट इज अ नहीं पता मींस डिपिक्शन, व्हाट? इट इज अ डिपिक्शन ऑफ अननोन, इट इज अ डिपिक्शन ऑफ अननोन। ठीक है, अब ये अननोन हर जगह था। फॉर एग्जाम्पल हमने बिग बैंग का नाम सुना होगा। ठीक है, बिग बैंग में क्या हुआ, एक ब्रह्मांड में एक विस्फोट हुआ और उस विस्फोट के बाद एक सूर्य जो था वो सूर्य छिटक गया और उसके सूर्य के छिटकने से उसके जो पार्ट्स थे वो 9 पार्ट्स में बाइफरगेट हो गए। वो 9 पार्ट्स भी और फर्दर पार्ट्स में बाइफरगेट हुए। फिर वो जो बाइफरगेशन हुआ वो क्योंकि सूर्य से हुआ था तो ये 9 प्लैनेटरी फॉर्म्स बन गई। ये 9 प्लैनेटरी फॉर्म्स के साथ में इनके सैटेलाइट जो मून कहलाते थे वो फॉर्म हो गए। ऐसे करके हमारे आसपास क्रिएशन हुई। फिर उस पूरे क्रिएशन के अंदर कुछ प्लैनेट्स में ऐसा हुआ कि वहां पे लिविंग फॉर्म्स निकल कर आ गई, पेड़ पौधे वगैरह। हर एक प्लैनेट में ऐसा नहीं हुआ। तो वो लिविंग फॉर्म आई कहां से? वो लिविंग फॉर्म कहीं ना कहीं से तो आई, पर वो थी क्या? ओरिजिनल मॉल्टन स्टेट। मॉल्टन स्टेट कूल डाउन हुई, कूल डाउन होने के बाद वो डिफरेंट प्लैनेटरी पोजीशन में कन्वर्ट हुई, फिर उसमें लिविंग फॉर्म आ गई। तो ये लिविंग फॉर्म लाने वाला अननोन था। उस अननोन डेफिनेशन को हमने देखा और उस अननोन डेफिनेशन की वजह से जो है ये सारा का सारा पार्ट जो है हमने उस अननोन को इनकॉर्पोरेट करा कि कभी भी कोई भी मॉडल बनाए वो ईश्वर के साथ अगर बनाएंगे तो उसमें अननोन एलिमेंट का परसेंटेज प्रोपोर्शन लेना ही होगा। इसलिए जब श्रीम बीज मंत्र की बात आई तो श्रीम में वो षटकोण का शा अननोन का रिप्रेजेंट करता था, बट ओम में अननोन नहीं था। ओम में अ था, उ था और म था। तो वो अननोन जो है क्योंकि उसका डिपिक्शन नहीं था तो वहां से एक डिफरेंट प्रोसेस शुरू हुआ और वो डिफरेंट प्रोसेस जो है वो मंत्रों के तौर पे और उस पूरे एनर्जी फॉर्म्स के तौर पे आई थिंक वो हिंदुस्तान में शायद वो साधु समाज के एक्सपेंशन से शुरू हुआ या नहीं, और आई डोंट नो कि वो कब से शुरू हुआ, बट समबडी चेंज्ड आवर मंत्रास राइट फ्रॉम स्ट्रेच। जहां से वो स्टार्ट होते थे उस पॉइंट से ही हर मंत्र के आगे जो बीज मंत्र था उसको हटा दिया गया और उसकी जगह ओम लगा दिया गया। इट मे बी ड्यू टू कि पहले हर मंत्र जो है उसके बीज मंत्र अलग अलग होते थे, उन्होंने सारे अलग अलग वाले बीज मंत्रों को हटाया और एक ही बीज मंत्र कर दिया ओम। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। सो आई सिंस आई डोंट नो तो मैं उस पार्ट पे तो नहीं कमिट कर सकता, बट मैंने जब मंत्रों को ढूंढा हर जगह बीज मंत्र मुझे अलग अलग मिले और जब वो अलग अलग बीज मंत्रों को मैंने यूज करा तो एनर्जी फिनोमिनल थी। फिर मैंने डॉक्टर आरती के सामने रखा, आरती ने वो फिनोमिनल एनर्जी रोज लिफ्ट करते और वो किसी एक व्यक्ति के चक्रास में डालते तो हमें पता चला कि उसकी हेल्थ ठीक हो गई या उसकी वेल्थ सिचुएशन हो गई या उसकी शादी नहीं होती वो हो गया, किसी के बच्चे नहीं हो रहे थे वो हो गए। ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन हमारे आसपास होनी शुरू हो गई। तो हमें ये पता चला कि ये पूरा का पूरा प्रोसीजर काम कैसे कर रहा है। एंड दैट टुक अस अ हेल लॉट ऑफ टाइम। मतलब हमें 5-6 साल तो यही आइडेंटिफाई करने में लगे कि कौन कौन से मंत्र से, तो लगातार हवन करते थे, हवन करके उस एनर्जी को फील करते थे, फिर वो आरती लिफ्ट करती थी, प्लेस करती थी।
तो जैसे आपको बता रहे सारा कुछ वैसे ही करा हमने, कहीं कोई फर्क नहीं था, बट कितनी बार करा उससे हमारी डेक्सटेरिटी इंप्रूव हो गई। तो आप लोगों की भी डेक्सटेरिटी इसी बात से इंप्रूव होगी। ठीक है, तो ये वाला जो प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम पे हमने यहाँ से जो पार्ट इसमें कनेक्ट करे, जैसे कि वेद तंत्र ये क्या होता है और इसके जो इम्पैक्ट से उसको हमने किस तरह से यूज करा, जैसे यंत्रों वगैरह सारा, ये इसके यहाँ पर हमने एक डॉट बनाकर डाल दिया कि ये जो प्रोग्राम है ये यहाँ से और फर्दर एक्सपैंड होता है, जिसमें हमने वेद तंत्र उपनिषद इस तरीके से करके ये शीट पे डिपिक्शन लिखे हुए हैं, बट इट इज नॉट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर आएंगे। हाँ, इट इज सेम नॉन वर्बल वर्बल कम्युनिकेशन। ये बेसिकली इफ गॉड एग्जिस्ट तो आस्तिक दर्शन, इफ गॉड डज नॉट एग्जिस्ट तो नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन के 6 वो थे, योग, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत। नास्तिक दर्शन में चारवाक, जैन, बौद्ध, ये सारे के सारे इसके थे। यहाँ पर सिर्फ मैं एक पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन है, मतलब डज इट मीन एनीथिंग अगर कोई नास्तिक है तो क्या? ओके, तो ये बड़ा सिंपल सा है। जैसे आप देखिए जो जैन लोग हैं वो नास्तिक कहे गए, लेकिन जैन लोग से ज्यादा आपने कभी किसी को पूजा करते नहीं देखा होगा। हाँ, वही है ना? इसका मतलब ये है कि इसका टर्म का मीनिंग हमें नहीं पता। इट इज अ टेक्निकल टर्म, वी डोंट नो द मीनिंग। इसका मीनिंग बेसिकली ये है कि हु डू यू कंसिडर एज द रीजन फॉर क्रिएशन, यूनिवर्स और गॉड? तो नास्तिक कहते हैं क्रिएशन जो है वो यूनिवर्स से हो रही है, आस्तिक कहते हैं क्रिएशन जो है वो गॉड ड्रिवन है। बस इतना ही फर्क है। उनके यहाँ जो पूजा होती है वो यूनिवर्स की पूजा होती है। जैन, बौद्ध, चारवाक और भी 1-2 नाम लिखे होंगे शायद वहां पे। अजीविका, ज्ञानाया, पता नहीं क्या है, मतलब हाँ, मतलब ये 6 उसके सेक्ट्स होते हैं जो मैंने इसके पढ़े थे। तो उसमें ये 6 लोग जो हैं ये इसका सोल ओरिजिन जो मानते हैं वो इसको ही मानते हैं, यूनिवर्स को। अच्छा, आज क्योंकि डॉक्टर टपारिया लेट आए थे, हमने क्लास लेट शुरू कर दी, तो हम 20 मिनट का करेक्शन टाइम लेंगे सो दैट कि वो आरती की भी क्लास प्रॉपरली हो जाए और मेरी भी क्लास प्रॉपरली हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर आइए। हाँ, अब यहां से हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है पूरे प्रोग्राम का। जब मैंने ये देखा कि मैंने श्रीम लिखना शुरू करा, तो श्रीम लिखने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो चेंज आया वो हुआ, सबसे पहली पायदान पे क्या लिखा हुआ है? श्रीम। हाँ, श्रीम के आगे क्या लिखा हुआ है? तत्व ज्ञान। नहीं, सबसे नीचे सुनने की इच्छा। हाँ, तो व्हाट आई रियलाइज इन एंटायर प्रोसीजर्स, जब मैंने पूरे प्रोसीजर को स्टडी करा, श्रीम का सबसे पहला महत्वपूर्ण इंपैक्ट ये हुआ दैट यू स्टार्टेड लिसनिंग टू अदर्स। अब आप किसी से बात करें और बात करने के बाद आप उसकी बात बहुत ध्यान से सुने, तो आप 2 जनों के बीच में क्या चीज बढ़ेगी? रिस्पेक्ट। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि इससे रिस्पेक्ट बढ़ेगी। रिस्पेक्ट होने से क्या होगा? कम्युनिकेशन के स्टैंडर्ड्स इंप्रूव होंगे। अब ये रिस्पेक्ट और कैसे बढ़ेगी? जब आप सुनने के बाद एक्टिव लिसनिंग कर रहे हैं। अब आपने सवाल करा, मैं कभी कान खुजा रहा हूं, कभी आंख खुजा रहा हूं, ऐसे करके कुछ ना कुछ काम में इन्वॉल्व हूं। आप बोलो सुन रहा हूं मैं। बोले कैसे सुन रहा हूं? पहले मेरी तरफ देखो तो सही। तो जैसे आमतौर पे बच्चे बात करते हैं, मदर से बात करते हैं, मदर उस समय रोटी बना रही है और अपनी बातें जो है उस बच्चे ने बतानी है। बोले हाँ मैं सुन रही हूँ, तुम बोलो। अरे कैसे सुन रहे हो? मेरी तरफ देखो तो सही पहले। If you won't pay attention to my question, how will I know that you are listening it very carefully? तो यहां से वो सुनने की पायदान इंप्रूव हुई। ठीक है, तो हमने नेक्स्ट पायदान कौन सी थी? सुनना। सुनने के बाद सुनकर ग्रहण करना। सुनकर ग्रहण करना।
अब मान लीजिए आपने मेरी बात अच्छी तरह सुनी, मैंने आपको कोई चीज बताई कि भाई ऐसे ऐसे है, आज जैसे मैंने मेरे गुरुजी के बारे में बताया, तो आपने कहा भी अच्छा चलो मैं कल से ये चेंज तो अपने लाते हूँ कि मैं सुबह उठते ही सबसे पहले अपने आप को तैयार करूंगा। आई वोंट, मतलब इमीडिएटली बेड से उठने के बाद और कोई भी काम नहीं होगा, पहले आई विल ड्रेस अप प्रॉपरली। केवल इतना सा पॉइंट जो है ये आपने ग्रहण कर लिया, तो पता चला कि यू वर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन व्हाट वाज बीइंग शेयर्ड। उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे क्या आया? ग्रहण करने करके धारण करना। ग्रहण करके धारण करना, यू मेड इट योर लाइफस्टाइल। पहले आपने एक चीज को एक्सपेरिमेंट करा, यू फाइंड इट राइट, राइट करने के मानने के बाद फिर यू मेड इट योर लाइफस्टाइल कि भाई आज के बाद ये चीज तो बिल्कुल नहीं होगी। वो नेक्स्ट लेवल हो गया। उसके बाद करना। उआपो इज एनालिसिस एंड डिस्कशन। उस पे क्रॉस क्वेश्चन करना, उस पे डिबेट करना, ये सारे का सारा पार्ट जो है उआपो करना कहते हैं। अर्थ। मतलब मुझे ये सारे स्ट्रक्चर्स अनफॉर्चुनेटली संस्कृत में ही मिले थे, तो बट ये है कि मॉडर्न सिस्टम में ये उसका पार्ट माने गए हैं, एक्टिव लिसनिंग के पार्ट कहे जाते थे। नेक्स्ट लेवल पे उसका मीनिंगफुल कंक्लूजन तक पहुंचना। मीनिंगफुल कंक्लूजन के बाद तात्पर्य को समझना। तात्पर्य को समझना, मतलब वो एक्चुअली कहना क्या चाहता था। अब जैसे फॉर एग्जांपल गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र में 24 अल्फाबेट हैं। उन 24 अल्फाबेट को, एक एक अल्फाबेट को 24 ऋषियों ने ढूंढा है। वो एक एक ऋषि को उसमें 10, 20, 50 हजार लाख साल की तप तपस्या करनी पड़ी, तब वो उस अल्फाबेट को ढूंढ पाए। आज आप कहीं भी जाइए, वो व्यक्ति जो है गायत्री मंत्र लिखेगा, उसके नीचे उसका हिंदी का ट्रांसलेशन लिख देगा। As if those 24 rishis were idiots to identify those alphabets, अगर the meaning was so simple। तो हमारे यहाँ हर चीज में, मतलब जैसे श्रीमद् भगवत गीता है, आप देखो उसके 2-2 लाइन के हर संस्कृत के श्लोक के ट्रांसलेशन लिखे हुए हैं। इतनी सी किताब आती है, वो गीता प्रेस गोरखपुर की 2-4 रुपए की आती है, वो उसमें एक एक संस्कृत के श्लोक का ट्रांसलेशन लिखा हुआ है। मेरे ख्याल से उससे भद्दे ट्रांसलेशन नहीं हो सकते जैसे लिखे हुए हैं वहां पर। आप सोचो कि एक युद्ध होने वाला है, भगवान टाइप का एक आदमी है जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, वो पूरा युद्ध छोड़ के सबको पॉज करा के, कि मतलब कोई भी व्यक्ति हिल भी नहीं रहा। जितनी देर अर्जुन ने संवाद करा है कृष्ण से, उतनी देर टाइम के लिए ये कहा गया कि टाइम रुक गया था। तो उतने महत्वपूर्ण टाइम पर अब वो क्वेश्चन सुनिए और उसके आंसर सुनिए, मतलब संस्कृत में जो लिखा हुआ है और उसके जो आंसर्स पढ़ेंगे, आपको चलता फिरता एक मजाक लगेगा। अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि हम ये सारी चीजों को उतना सीरियसली कभी पढ़ते ही नहीं कि हम तात्पर्य ज्ञान और इस लेवल की पार्ट, हमें जरा सा वो मीनिंग वाला पार्ट थोड़ा बहुत भी कनेक्ट हुआ तो हम तो फट से विद्वान हो जाते हैं, फट से ताबड़तोड़ अपने सिनॉप्सिस लिख लिख के डालना शुरू कर देते हैं। इसका तो यही मतलब है। तो जब मैंने पहली बार शंकराचार्य को पढ़ा, तो वहां पर जो है, जो एक संस्कृत का श्लोक था उसको छोड़ दीजिए, एक अल्फाबेट और एक वर्ड के लिए उन्होंने कम से कम 25 पेज लिखे थे। तो शंकराचार्य के जो ट्रांसलेशन थे, दे वर द मोस्ट रिस्पेक्टेड ट्रांसलेशन बिकॉज ही हैज कंसिडर्ड मोर देन 24 टाइम्स डिफरेंट वेरिएशन इन आंसरिंग अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो वो एक अलग पार्ट था। बट जो जो इंटेलेक्चुअल होते हैं, वो एक चीज को देखकर समझ के, दे डोंट जंप टू कंक्लूजन, they look for variations, they understand those variations, और they give the possible outcomes as well। अब उसके बाद नेक्स्ट आ गया तत्व ज्ञान के बाद, तत्व ज्ञान, लास्ट उसके तत्व बाद, ज्ञान। उसके बाद तो तत्व ज्ञान तक की स्टेज तक पहुंचना जो है, वो इस पूरे पेडेस्टल को जनरेट करता है। तत्व ज्ञान क्या होता है सर? तत्व ज्ञान को ऐसे मानिए कि जब आपने फाइनली वास्तविकता को अच्छी तरह से समझ लिया। जैसे अर्जुन और कृष्ण का जब संवाद हुआ, तो उन्हें पहले उसने महाकाल दिखाया, फिर अपना स्वरूप दिखाया, फिर उसके और क्वेश्चंस करे, और क्वेश्चन के बाद लास्ट में फाइनली बोला कि मेरा मोह जो है नष्ट हो गया है, अब मेरा ये फाइनल अल्टीमेट वर्जन है, मैंने अपने अस्त्र शस्त्र उठा लिए। तो वहां पर वो तत्व ज्ञान की जो रेंज थी, वो वहां तक पहुंचने के बाद उसको अपना धर्म पता चला और उसने उस धर्म के हिसाब से काम करा। वो आया था युद्ध करने के लिए और उसने युद्ध ही करा। कृष्ण जैसे व्यक्ति ने उस टाइम फ्रेम को पॉज कर दिया
तब वहां पे भीष्म पितामह ने एक दफे बोला था कि अगर ये पूरी साउंड का एक पार्ट भी मुझे मिल जाता तो आई वुड हैव बीन अ वेरी डिफरेंट पर्सन, बट वो सारा कुछ अर्जुन के हिसाब से था। तो खैर मतलब कहने का मकसद ये है कि between the lines there is too much of material but we are not aware what is that। ठीक है ना, तो ये हमारा पार्ट हो गया। नेक्स्ट स्लाइड। इसमें नीचे है 9 चक्रास, 9 एलिमेंट्स, 9 वास्तु। तो मैंने बेसिकली ये कोई भी मंत्र जो है वो 9 पार्ट में बाइफरगेट करा जाता है, तो ऐसे करके वो बीज मंत्रों को डिवाइड करा था और इन बीज मंत्रों को ही मैंने जो है 9 चक्रा, 9 एलिमेंट इस तरीके से करके सेग्रीगेट करते। ये हम आगे कवर करेंगे कि सेग्रीगेशन कब, कहाँ और क्यों करा गया है। तो जैसे हम लोग को सिखाया या हमने पढ़ा है जो मूलधारा है, इट्स जस्ट एन एग्जांपल, उसको हम लोग को सिखाया इट्स द अर्थ एलिमेंट। तो उसमें अर्थ एलिमेंट का है ही नहीं कुछ भी, इज इट ऑल स्काई एलिमेंट? इट इज ऑल स्काई, इट्स नो अर्थ। आप वैलिडेट करके देखो ना, मेरी बात को ब्लाइंडली क्यों ले रहे हो? नहीं, मैं आपका लॉजिक समझना चाह रही हूँ। जैसे हम रूटिंग करते हैं मेडिटेशन के बाद या इवन अदरवाइज ग्राउंडिंग जिसको बोलते हैं, तो हम वो रूट चक्र से ही करते हैं। अच्छा चलिए, अब मैं ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, अब मैं इसका आंसर बड़े फर्क तरह से करता हूँ। आपको भी दर्द हो रहा है, नहीं हो रहा? हो रहा है। हो रहा है। अब आप एक काम करिए, अपनी नाभि से रूट्स निकालिए और पृथ्वी में डालिए। 200 फीट, 500 फीट, 1000 फीट, 2000 फीट डालिए। जैसे आप रूटिंग करते हैं, ग्राउंडिंग करते हैं, मूलाधार चक्र से नहीं करना है, मणिपुर चक्र से करना है। नेवल ना? नेवल। इमेजिन करिए कि आपके, मैं बोल रहा हूं, आप बस फॉलो करती जाइए आंख बंद करके। इमेजिन करिए कि आपके नाभि में से जैसे बरगद के पेड़ में जड़ें निकलती हैं, ऐसी वो जड़ें निकलकर पृथ्वी में नीचे जाती जा रही है। 10 फीट, 20 फीट, 50 फीट, 100 फीट, 200 फीट, 500 फीट, 1000 फीट, 2000 फीट, 5000 फीट, 10,000 फीट, और ये सारी जड़ें आपके शरीर में, आपके नाभि में जो कुछ भी पेन था, उस सारे पेन को ये रूट्स के थ्रू निकाल निकाल कर इस पृथ्वी में देती जा रही है। पृथ्वी आपका सारा का सारा पेन जो है वो एब्जॉर्ब करती जा रही है। आप पृथ्वी को सॉरी बोलेंगे कि आपने उसको ये पेन जो है दिया, उसको थैंक यू कहेंगे कि पृथ्वी ने आपका पेन लिया। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्नॉलेज करेंगे कि जब भी कोई ऐसा मौका पड़ेगा कि आप पृथ्वी के पेन को कम करने के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप उसको पूरे मन से कंट्रीब्यूट करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, मैं इनफैक्ट ये लगा के भी बैठी हूँ जो हॉट बेल्ट होती है, बट पेन अभी काफी है। मे भी थोड़ी देर में बेहतर हो जाए। थोड़ी देर बाद इसे दोबारा कर लीजिएगा। इसका वाइब्रेशन बड़ा स्ट्रांग है। मतलब देखिए, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरे पास में एक दफे ना एक बहुत स्ट्रांग, जबरदस्त टाइप का, एक तांत्रिक टाइप का व्यक्ति आया। तो मुझे बोला कि मैं आपके घर आ रहा था, आपके घर आने से पहले मेरे तो भयानक सर में दर्द शुरू हो गया। मैं तो, मुझे बता देते, मैं जहाँ बैठते वहीं बैठे बैठे तुम्हारा दर्द दूर कर देता। उसने कहा आप कैसे कर देते? बोले तांत्रिक तो मैं हूँ, आप कैसे कर देते? मैंने कहा इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं, देखो, आरती ऐसे करती है, ये रजिस्टर में से मंत्र की एनर्जी उठाती है और आप में डाल देती। तो उसने क्या करा, बोले मुझे क्या करना है ये बताओ। मैंने कहा ये जो मंत्र लिखे हुए इसकी एनर्जी उठाओ और अपने ऊपर डाल लो। बोले कैसे डालते हैं, मुझे तो आता नहीं। मैं कहा एक काम करो, ये अपना हाथ रखो यहाँ पर इस रजिस्टर के ऊपर, अब इसको यहाँ रख लो जहाँ दर्द हो रहा है। तो उसने ऐसे हाथ रखा, फिर कहता है कि कुछ भी नहीं हुआ। तो उसकी जो अंदर की जो भी सिद्धि और वो थी, तो वो कहती है 5 मिनट तो रुक। तो वो एकदम से चौंका, बिल्कुल जैसे हिल जाते हो उस तरह से। तो उसने फिर से वो अलग एक्टिविटी फिर से करी और फिर हाथ को ऐसे रखा।
बोले दर्द चला गया। तो मैंने नहीं उसको बताया कि ऐसे करो, बट उसके जो इनर प्रोसेस था उसने उसको बताया। तो कहीं ना कहीं जो एस्पेक्ट्स हैं हमारे अंदर के, उसकी ट्रुथ की एक्सेप्टेंस में ही थोड़ा बहुत टाइम लगता है। जैसे ही वो टाइम फ्रेम रिजॉल्व होता है, इमीडिएटली सारे एक्शंस परफॉर्म होने वैसे ही शुरू हो जाते हैं। तो आप इसको एक बार शांति से करके देखिए, क्योंकि अभी ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा था, फिर मैं भी बहुत जल्दी जल्दी एकदम रूट्स को बढ़ाता था, तो उसे धीरे धीरे बढ़ा के वो रूट्स जब नाभि से निकलेंगी तो आप देखेंगे वो बहुत गहरी रूट्स थी। And I could actually feel the roots like जो हमने बरगद का पेड़ बोला, बहुत सारे बाहर जा रहे थे, एंड जब 10 फीट 20 फीट 50 फीट 100 फीट हुआ तो आई कुड नॉट स्टे हियर, मतलब मैं I got out of the earth and मैं ऊपर बैठी थी और रूट्स अर्थ के अंदर जाते जा रहे थे, यहाँ से नहीं कर पा रही थी मैं विजुअलाइज बिकॉज इट वाज सो मच, बट वो विजुअलाइजेशन एंड एवरीथिंग हैपेंड, बट मे बी थोड़ा लैग टाइम होगा, ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। मतलब वो मेरा कहने का मकसद ये है कि अर्थ में से ही रूट्स निकलकर अर्थ में जाएंगी। हाँ, I know what you mean. अगर स्काई में रूट्स होती हैं तो वो स्काई से उसमें जाती है, बट स्काई से नहीं जाती है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम अपने लर्निंग प्रोसेस में एज इट इज एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसको उसी तरह से परफॉर्म करते हैं, तो दैट इट बिकम्स अ परफॉर्मेंस साइकिल इन दैट फॉर्मेट। वी डोंट क्वेश्चन द प्रोसेस। तो मैंने क्योंकि ये क्वेश्चन करके देखा था और ये मेरे को उसमें आया कि ये ग्राउंडिंग इस तरह से होगी, तो वो ग्राउंडिंग उस तरह से उसमें चेंज आ गया था। तो ये ग्राउंडिंग आप किसी और चक्र से नहीं कर सकते, दिस इज व्हाट यस, सिर्फ मणिपुर से ही होगी। चेक कर लीजिएगा ना, आप लोग तो बड़े आराम से वैलिडेट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर टपारिया तो वो करते करते आपको हुई है, मैं आपको ग्राउंडिंग करवा रहा था, उतनी देर डॉक्टर टपारिया मेजर कर रहे थे सारी चीजों को। तो मैं देख रहा था उनको, मैंने कहा अच्छा चलो सेशन के बाद में सर से पूछूंगा, सर क्या ऑब्जर्वेशन है आपकी। अभी पूछिए। नहीं, it works very well. एंड अगर ग्राउंडिंग एक्यूरेटली होती है ना, तो पेन जो है, मतलब पेन रिडक्शन के लिए ये एक बहुत बड़ा मिरेकल सपोर्ट है एकदम। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति सर्जरी में है और आपको उसका पेन रिड्यूस करना है, आपको सिर्फ उस व्यक्ति को उसके मणिपुर चक्र से कॉर्ड अर्थ में कनेक्ट करनी है और उसको रूट्स को जमीन में जैसे जैसे डीप आप लेते जाएंगे, आप देखेंगे उस व्यक्ति का पेन कम होता जाएगा। सॉरी, एक बार और रिपीट कर देंगे, ये आपने क्या बोला लास्ट में? कोई पेशेंट अगर सर्जरी हुई है उसकी, तो वो बहुत डीप पेन में होता है। आप उसको देखने गए तो आप उसने बताया, कोई भी सर्जरी हो, मतलब गॉल ब्लैडर रिमूव हो गया, हार्ट की सर्जरी हो गई, कोई सी भी सर्जरी जिसको आप पेशेंट को देखने जाते हैं, उसको पहले 7-8 दिन बहुत दर्द रहता है। अब आप उसके पास गए और आपने उसकी नाभि से रूट्स को जो है वो पृथ्वी में डलवाना शुरू कर दिया और आपने उसके बिहाफ पे वो प्रोसीजर करा कि भाई इसका पेन रिड्यूस हो जाए, इसकी वो रूट्स इसके नाभि से नीचे जाए। आप देखिए कितना बड़ा सपोर्ट हो जाता है उस व्यक्ति के लिए। अगर आपने 50% भी उसका पेन कम करा दिया, तो वो 50% जो है वो कितना बड़ा वैल्यू हो गया। ठीक है ना जी? थैंक यू। राइट, थोड़ा क्या चीज? सॉरी, थोड़ा कम हो गया पहले से। ग्रेट, हो जाएगा। आप 1-2 बार और करिएगा इसको, ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे आए जिनका कि किडनी स्टोन और उसकी प्रॉब्लम थी, गॉल ब्लैडर स्टोन की, उसमें बड़ा तेज दर्द उठता था और वो रात को इमरजेंसीज वगैरह इस तरीके की हुई कि वो पेन पॉइंट जो है वो रिजॉल्व नहीं हो रहे थे। तो फिर उसका इमीडिएट जो है उस व्यक्ति का आया कि भाई ये जो है आप इसकी हीलिंग कर दीजिए। तो हमने हीलिंग कर, हाँ सॉरी बोलिए। एक जैसे कोई बंदा है जिसका जॉब्स नहीं लग रहा, जिसको फाइनेंशियल इशू है, तो उसकी हीलिंग बेसिक से नहीं करेंगे? क्योंकि हीलिंग बेसिक से ही करेंगे। प्रॉस्पेरिटी जो होती है वो तो अर्थ एलिमेंट होता है ना, जैसे पैसा जो है वो ठोस है, नहीं? स्काई एलिमेंट, पैसा इज स्काई एलिमेंट। मूलाधार चक्र इज स्काई एलिमेंट। मूलाधार चक्र इज स्काई एलिमेंट। फाइनेंशियल ग्रोथ जो है स्काई एलिमेंट से आएगी। स्काई एलिमेंट से आएगी। तो किसी को फाइनेंशियल इश्यूज हैं, जॉब नहीं लग रही है, तो उसकी हीलिंग कैसे की जाएगी? मूलाधार चक्र में गणेश जी का मैंने मंत्र ऑलरेडी शेयर करा है ना, आप उससे करके देखिए। 43 डेज तक करिए, देखिए 43 डेज में गारंटी से लगनी चाहिए। अब कितनी बार दिन में? ट्वाइस अ डे? 2 मिनट सुबह, 2 मिनट शाम को। और अच्छे रिजल्ट लेने हो तो उससे श्रीम लिखवाना शुरू करवा दीजिए।
ठीक ठीक है जी। तो चलिए, मेरा टाइम हो गया, मैं डॉक्टर